एक दिन शाम को 5 बजे जब हम लोग बैठक में बैठकर चाय पी रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पुत्र ने दरवाज़ा खोला और मुझे बताया कि पड़ोस में रहने वाले सूरज भैया आए हैं। मैंने सूरज को वहीं बुला लिया और उसका हाल चाल पूछने लगा। मैंने देखा कि सूरज का चेहरा उतरा हुआ है और साफ दिख रहा था कि तनाव में था। मुझे ये भी लगा कि वो कुछ कहना चाहता है किंतु कहने का साहस नहीं कर पा रहा है। मैंने उसे कहा, बेटे तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे बिना किसी हिचक के कह दो। यदि तुम्हारी बात मुझे पसंद न आई तो मैं तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं होऊंगा, बल्कि यदि हो सका तो तुम्हारी मदद करूंगा। चाचा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, किंतु समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बात कैसे कहूँ। सूरज ने कहा। तभी बैठक के दरवाजे पर आकर एक आदमी ने सूरज से कहा, साहब सवारी को जल्दी से रिक्शे से उतारिए क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। क्यों बाहर रिक्शे में, तुम किसे छोड़ आए हो? मैंने पूछा। चाचा जी, वो मेरी पत्नी है, सूरज ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी शादी कब हुई? मैंने चौंक कर उसे पूछा। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बोला, कल शाम को मेरी शादी स्वर्गीय राजदेव जी की लड़की आरती के साथ आर्य समाज मंदिर में हुई। कन्यादान खुद आरती की सौतेली माता सुनीता देवी ने किया है। विदाई के बाद हमारे पास रहने का कहीं ठिकाना न होने के कारण रात हमने रेलवे प्लेटफार्म पर काटी है। अगर आप हम दोनों को आज रात अपने यहाँ ठहरने दें तो मैं वादा करता हूँ कि कल तक कहीं न कहीं मकान का इंतजाम जरूर कर लूँगा। शादी क्यों और कैसे हुई यह एक लंबी कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। सूरज की बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। मैंने तुरंत पत्नी से कहा, तुम देख क्या रही हो? जाकर आरती को जल्दी से अंदर ले आओ। मेरी पत्नी आरती को अंदर ले आई। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक मामूली सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। न तो उसके बदन पर कोई गहना और न ही नई दुल्हन जैसी श्रृंगार था। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है उसके पैर में कहीं चोट लग गई हो। खैर, मैंने सूरज से कहा, जब तक तुम्हें कहीं मकान नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। किंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि तुम अपनी गृहस्थी का खर्च कैसे चलाओगे, क्योंकि तुम अभी छात्र हो और बेरोजगार हो। अगर तुम्हें नौकरी लगने के बाद शादी करते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। चाचा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, किंतु मुझे यह शादी आरती की जान बचाने के लिए करनी पड़ी। वह कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने दो दोस्तों के साथ एक कमरा जो आरती के मकान की ऊपरी मंजिल पर है किराए पर ले रखा है। सुनीता देवी आरती की सौतेली माँ है और आरती को दिन रात तंग करती हैं। 6 महीने पहले आरती के पिता की मौत के बाद वो आरती अनाथ ही हो गई। चूंकि कि मैं भी अपने माता पिता के बाद अनाथ ही हो गया था, इसीलिए आरती के साथ मेरी पूरी हमदर्दी थी। आरती पर सुनीता देवी के जुल्म दिनों दिन बढ़ते ही चले गए। कल तो उन्होंने गजब ही कर दिया। कल घर की सफाई करते समय आरती के हाथों से कांच का एक कीमती फूलदान नीचे गिर कर टूट गया। इस पर आरती की सौतेली माँ ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं उस समय ऊपर अपने कमरे की खिड़की से आंगन का पूरा नज़ारा देख रहा था। जब आरती बेहोश होकर नीचे गिर गई तो मुझसे रहा न गया। मैं तुरंत नीचे आ गया और सुनीता देवी के हाथों से डंडा छीनते हुए उन्हें आरती के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात कही। इसके जवाब में उन्होंने कहा, यदि तुझे इसकी इतनी ही फिक्र है तो इससे शादी कर और अपने घर ले जाकर इतना इसकी सेवा हिम्मत है तो कर, हाँ करके दिखा। अगर इसी वक्त तुम दोनों की शादी न करवा दी तो मेरा भी नाम सुनीता नहीं। उनके अकड़े वचन सुनकर मुझे भी गुस्सा आया और उन्हें कह दिया, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त आरती से शादी करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आरती को यह रिश्ता मंजूर हो। फिर मैंने आरती से इस बारे में पूछा। जब उसने अपनी रजामंदी जताई तो मैंने सुनीता देवी से कहा कि अब आप जिस तरह की शादी करना चाहती हैं और जहां करवाना चाहती हैं
वैसा ही कीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर सुनीता देवी ने मुझसे आर्य समाज मंदिर में चलने को कहा। वहाँ एक पंडित जी को बुलाकर आरती के साथ मेरा विवाह करवा दिया था। साथ ही जिस कमरे में मैं अपने दो दोस्तों के साथ रहता था, वहाँ से भी मुझे निकाल दिया। आरती के पास सिर्फ वही कपड़े हैं जो वह पहने हुए हैं। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या कोई गलत काम किया है? सूरज ने पूछा। नहीं बेटे, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, किंतु इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि सारा काम काफ़ी जल्दीबाजी में किया, गलत काम किया है, मैंने कहा। दूसरे दिन जब मुझे मालूम हुआ कि आरती ने हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबर लिए हैं, तो मैंने सूरज और आरती को एक सुझाव दिया। बैठक में मेरे अलावा मेरी पत्नी सूरज और अनीता बैठी थी। मैंने सूरज से कहा, बेटे, रहने लायक एक कमरे वाला मकान मैंने तो तुम्हें एक हफ्ते में के अंदर ही कहीं न कहीं दिला दूंगा, किंतु समस्या यह है कि तुम अपनी गृहस्थ जीवन का खर्च कैसे चलाओगे? मुझे पता चला है कि हायर सेकेंडरी में आरती ने साइंस और अंग्रेजी में काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं। मेरा सुझाव है कि अपने नए घर में आरती यदि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। चाचा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आरती ने कहा। सूरज, तुमने भी पढ़ाई के अलावा क्या कोई और योग्यता हासिल की है? मैंने सूरज से पूछा। जी हाँ, मैंने हिंदी और अंग्रेजी में आराम से टाइपिंग की परीक्षा पास की है और इसी योग्यता पर मैंने नौकरी पाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, सूरज ने कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं फिलहाल के लिए तुम्हें एक हिंदी टाइपर कहीं से किराए पर दिला देता हूँ। बाद में अंग्रेजी टाइपर का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम मन लगा कि अच्छी तरह से टाइपिंग का कार्य करो तो तुम्हारे पास इतना अधिक काम आएगा कि कर नहीं पाओगे। मैं आपकी बात पर पूरा पूरा ख्याल रखूँगा और आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, सूरज ने कहा। सप्ताह बाद वे अपने नए घर में चले गए। इस घटना के लगभग 4 माह बाद एक दिन सुबह 7 बजे मैं और मेरी पत्नी बाहर बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी एक औरत ने हम दोनों को नमस्कार कहा। मैं आरती की माँ सुनीता देवी हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 5 मिनट में ही अपनी बात कहकर चली जाऊँगी, लेकिन पहले बैठिए और बताइए कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? मैंने पूछा। मुझे मालूम है कि आपने आरती और सूरज की काफ़ी मदद की है और वे दोनों आजकल एक सुखी जीवन जी रहे हैं। देखिए, हमने इंसानियत के नाते जो कुछ बन पड़ा सो किया। मैं मकान के कागजात आपको देने आई हूँ। इन कागजातों के मुताबिक मैंने अपना घर आरती और सूरज के नाम कर दिया है और कल ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ, किंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यह बात 6 महीना तक सूरज और आरती को न बताएं। दोनों ने देखा है कि यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू छलक आए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, यह कहकर जब वह जाने को उठी खड़ी हुई तो मेरी पत्नी उन्हें बैठा लिया और कहा, बहन जी, हम लोगों की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपसे विनती है कि साफ साफ पूरी बात बताएं, वरना हम आरती और सूरज को भी कुछ नहीं समझा पाएंगे। खैर, पहले मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने सुनीता देवी से कहा, देखिए, अपने पति की मौत और आरती की शादी के बाद आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। अब जब आप यह मकान भी सूरज और आरती को दे रही हैं तो खुद कहाँ रहेंगी? मेरे ख्याल में तो यह मकान अभी आप अपने पास ही रखिए। आखिर आपको भी तो एक ठिकाना चाहिए। मैं तो यह समझ नहीं पा रही कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने सुनीता देवी को समझाते हुए कहा, भाई साहब, यह मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। उनकी दशा देखकर हम दोनों घबरा गए। मेरी पत्नी उन्हें अंदर ले जाकर सोफे पर लिटाया और धीरे धीरे उन सारी बातें पूछ ली। बाहर आकर पत्नी ने जब पूरी बात बताई तो मैं भी हैरान रह गया। उनकी आंखें भी भर आई थी और मैं भी सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सुनीता देवी से जो बातें मामूली हुई वे कुछ इस तरह थी। सुनीता देवी वैसे सौतेली माँ नहीं थीं जैसे कि आमतौर पर लोग समझते हैं। आरती को वह बहुत प्यार करती थी, किंतु पति के मौत के बाद वह घबरा गई। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी,
एक दिन डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है और वह चंद महीनों के ही मेहमान है, तो वह और अधिक परेशान हो गई। उन्हें सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उनकी मौत के बाद आरती का क्या होगा। साधारण रिवाजों के साथ दहेज वाली शादी करने के लिए उन्हें यह मकान बेचना पड़ता, जिसके लिए उनका मन तैयार नहीं था। ब्लड कैंसर की बात भी उन्हें आरती से छिपा रखी थी। उनकी मकान की ऊपर वाली मंजिल में सूरज एक कमरे में अपने दो दोस्तों के साथ रहता था। सुनीता देवी को वह पसंद था और उन्होंने आरती के लिए मन ही मन उसे चुन भी लिया था। वह अब यह चाहने लगी कि किसी तरह सूरज की शादी के लिए तैयार हो जाए। एक बार उन्होंने जब सूरज से घुमा फिरा कर उस की शादी के बारे में पूछने की कोशिश की, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। वह नौकरी लगने के बाद ही शादी करने के बारे में सोचेगा। उसके ये विचार सुनकर सुनीता देवी और चिंतित अधिक बढ़ गई। नतीजन उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला। उन्होंने आरती को तंग करना शुरू किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि आरती पर होते हुए जुल्मों को सूरज सहन नहीं कर पाएगा और उसका हाथ थामने को मजबूर हो जाएगा। आखिर में उनकी योजना कामयाबी हुई तथा सूरज ने आरती के साथ विवाह करना कबूल कर लिया। अब चूंकि सुनीता देवी को अपनी मौत करीब आती महसूस हो रही थी, इसीलिए वह अपने मकान को आरती और सूरज के नाम कर खुद मुंबई जाकर अपने भाई के घर रहकर जीवन के आखिरी चंद बिताना चाहती थी। साथ ही वह मुंबई के कैंसर अस्पताल में अपना इलाज भी कराते रहना चाहती थी। हालात से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद हम दोनों ने सुनीता देवी से उसी मकान में रहने को कहा तथा बीच बीच में मुंबई जाकर अपना इलाज करवाते रहने को भी सलाह दी, किंतु सुनीता देवी अपनी बात पर डटी रही और मकान के कागजात मुझे देकर दूसरे ही दिन मुंबई अपने भाई के पास चली गई। जाते जाते उन्होंने अपने मकान की चाबी मुझे दे दी तथा मुझसे ये भी मेरी पत्नी से वादा करवा लिया कि यह बात उनकी मौत के बाद ही आरती व सूरज को बताई जाए। तकरीबन 4 माह बाद मुंबई से सुनीता देवी के भाई का पत्र आया। उसमें लिखा था कि सुनीता देवी का अंत लगभग समीप आ गया है और उनकी आखिरी इच्छा आरती व सूरज को देखने की है। इसीलिए आप उन दोनों को लेकर तुरंत मुंबई आ जाएं। मैंने सूरज और आरती को सारी बातें बताई। वह सन्न रह गए और तुरंत हम सब मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। रास्ते में आरती रोती रही। उसके और सूरज के मन में यह बात बराबर चुभ रही थी कि सुनीता देवी को उन्होंने कितना गलत समझा। सफर के दौरान मैं और मेरी पत्नी सूरज व आरती को धीरज बांधते रहे तथा समझाते रहे। हम लोग जब सुनीता देवी के भाई के घर पहुंचे तो पाया कि सुनीता देवी की आखिरी सांसें ले रही हैं। सूरज व आरती को देखकर वह मुस्कुराई। सूरज व आरती उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ घंटों बाद ही सुनीता देवी की मौत हो गई। जब सुनीता देवी का चिता में सूरज ने अग्नि दी तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब चिता जलने लगी तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी और आरती की हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है कि जिसे हम राक्षस समझ बैठे वह कितनी नेक दिल औरत निकली। क्या ऐसी भी सौतेली माँ होती है?